नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, इन खबरों से रूबरू होते हैं और इन खबरों में से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों वाली खबरों पर डिटेल में हम रोशनी डालेंगे इस खास कार्यक्रम के जरिए जिसका नाम है खबर गरम है। तो दिल्ली में जहां एक तरफ प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ इस पर राजनीति भी लगातार गर्माती नजर आ रही है। अब दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बैठक की है, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी किया है और कहा है कि इस मसले पर राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करेगी और हमने आज संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ बयानबाजी कर प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहती है। गोपाल राय ने प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियां दी हैं कि दिल्ली में क्या लागू करने की आवश्यकता है। हमने संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक पहले भी की है ताकि हम दिल्ली को जो भी निर्देश मिले हैं उन्हें लागू कर सके। जिस भी राज्य में पराली जलाई जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे बंद करने का आदेश दिया है। दिल्ली के अंदर हम लगातार ग्रैप 1 हो, ग्रैप 2 हो, ग्रैप 3 हो, ग्रैप 4 हो, सभी ग्रैप के नियमों को सख्ती के साथ लागू कर रहे हैं। लेकिन हमारे चारों तरफ सभी सरकारें जिस तरह से उदासीन और निष्क्रियता के साथ हाथ पे हाथ रख करके बैठी हैं और जिस तरह से सेंटर गवर्नमेंट चुप्पी साध करके अपने जिम्मेदारी से पीछे हटा हुआ था, मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद इनकी संयुक्त बैठकें होंगी और सभी राज्यों में इंप्लीमेंटेशन पर फोकस किया जाएगा। मैं इसके लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि दिवाली आने वाली है। दिवाली के लिए पटाखों पर प्रतिबंध दिल्ली में लगाया गया। पिछले 1 महीने से निरंतर इस बात के लिए मैं जोर दे रहा हूं कि जो हमारे चारों तरफ जो राज्य हैं वहां पर पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन कोई न सुनने को तैयार है न कोई बोलने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके लिए प्रदूषण कोई मायने नहीं रखता है। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई थी और राज्य सरकारों को फटकार भी लगाई थी। ऐसे में लगातार दिल्ली की सरकार प्रदूषण को कम करने के लिए बैठक पर बैठक कर रही है। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने आगे कहा है कि सभी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी को मिलकर प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आप हो, सभी पार्टियों को मिलकर अपनी तरफ से विचार करना होगा। और यह दुखद बात है कि बीजेपी सोचती है कि बयान जारी करना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि हमने स्मोक टावर और रियल टाइम सोर्स एनफोर्समेंट स्टडी को लेकर एलजी को भी पत्र लिखा है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनसभा के जरिए नीतीश कुमार के इस बयान पर निशाना साधा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया, उससे सियासी बवाल मच गया है। हालांकि समय रहते सीएम नीतीश कुमार ने अगले ही दिन माफी भी मांग ली। न सिर्फ मीडिया के सामने बल्कि उन्होंने सदन में भी साफ तौर पर कहा कि वो शर्मिंदा हैं। उन्होंने अपने बयान पर दुख प्रकट करते हुए दोबारा माफी मांगी। लेकिन बैठे बिठाए बीजेपी को नीतीश कुमार समेत इंडिया गठबंधन को भी घेरने का मौका मिल गया है। मध्य प्रदेश के गुना में पीएम मोदी ने जनसभा के जरिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को उनके बयान को लेकर घेरा। नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए
भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं। वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में भद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के बयान का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि कोई इस बयान का गलत मतलब निकालता है तो गलत बात है। जब भी सेक्स एजुकेशन की बात होती है तो लोग शर्माते हैं, झिझकते हैं, जिससे बचना चाहिए। तो एक तो नीतीश का ये बयान और ऊपर से तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार के बयान का समर्थन करना, इसे लेकर बीजेपी ने लगातार विरोध जताया है। सीएम के इस्तीफे की मांग की जा रही है। बुधवार को तीसरे दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो बीजेपी के विधायक हंगामा करने लगे, नीतीश के इस्तीफे की मांग करने लगे। इसके बाद सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित भी करना पड़ा। और 5 राज्यों के चुनावों की भी बात कर लेते हैं। चुनाव प्रचार बड़े ही तेजी से चल रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ और मिजोरम में आपको बता दें कि पहले चरण का आगाज हो गया, मतदान हो चुका है। लेकिन अब बाकी राज्यों की अगर बात की जाए तो वहां पर चुनाव प्रचार बड़ी तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी लगातार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर आप बात करेंगे तो यहां पर जनसभाएं कर रही हैं और लगातार केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार प्रदेश में सक्रियता बनाए हुई हैं। मालवा निवाड़ क्षेत्र की विधानसभा सीटों पर मतदाताओं को साधने के लिए वो लगातार जनसभाएं कर रही हैं। कल इंदौर के रोबर्ट चौराहे पर सभा के बाद इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सभा की। प्रियंका गांधी ने हर हर महादेव के नारे के साथ इंदौर की धरती को नमन किया। प्रियंका ने सांवेर के उल्टे हनुमान मंदिर का जिक्र करते हुए रामकथा का प्रसंग भी सुनाया और कहा कि सांवेर आकर ये कहना जरूरी है कि आपने 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार चुनी थी, जिसे छल करके गिरा दिया गया। जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण के साथ छल किया था, ठीक वैसा ही आपके साथ हुआ। तो देखिए, यहाँ सांवेर आकर ये कहना जरूरी है कि 2018 में आपने एक सरकार चुनी। लोकतंत्र है इस देश में। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी। और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया, आपकी सरकार चोरी की, मतलब चोरी कर ली, आपका लोकतंत्र चोरी कर लिया और उसे भ्रष्टाचार लोक में ले गए। अब उसे वापस कौन लाएगा? प्रियंका गांधी ने कहा कि हर नेता की सेहत के लिए अच्छा होता है कि थोड़े दिन राजनीति से बाहर रहे। सांवेर की जनता से उन्होंने कहा कि तुलसी घर बैठेंगे तब उन्हें सबक मिलेगा। तो चुनाव प्रचार है और वार पलटवार तेज है। प्रियंका गांधी ने आगे यह भी कहा कि सांवेर की धरती से छल शुरू हुआ था। सांवेर से बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट का नाम लिए बिना प्रियंका गांधी ने कोरोना के समय जब स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी थी, उस समय वो सरकार की सौदेबाजी कर रहे थे, ये बात भी कही। उन्होंने सरकार में मिलकर काम किया और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, ये बात भी कही। और बात करते हैं एल्विश यादव की, तो उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि करीब 3 घंटे तक एल्विश यादव से नोएडा पुलिस ने पूछताछ की।
बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव कंट्रोवर्सी से घिरे हुए हैं। फेमस यूट्यूबर से सांप के जहर को सप्लाई करने और रेप पार्टी के मामले में नोएडा पुलिस ने बीती रात पूछताछ की। सेक्टर 20 थाने में उनसे करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई। एल्विश मीडिया से बचने के लिए गुपचुप तरीके से पुलिस स्टेशन पहुंचे। यूट्यूबर से DCP, ACP लेवल के अधिकारियों ने कड़ी पूछताछ की। DCP नोएडा ने बताया कि एल्विश को दोबारा पूछताछ के लिए नोटिस दिया गया है। नोएडा पुलिस आरोपी राहुल और एल्विश को आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। वहीं बुधवार को गिरफ्तार 5 आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड नोएडा पुलिस को मिल सकती है। 5 लोगों को जो है पुलिस ने अरेस्ट किया था और जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। उसी क्रम में एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम एल्विश यादव है और जो यूट्यूबर है, इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। कल रात्रि में, देर रात्रि में ये अपने अधिवक्ताओं संग थाना 20 पर आए थे, जिसमें इनसे बेसिक क्वेश्चनिंग की गई है। साथ ही साथ दोबारा जो है पूछताछ के लिए इनको नोटिस निर्गत किया गया है और तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में और भी कई अपडेट सामने आए हैं। जो सांप मिले थे, उन सांपों को वन विभाग ने मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा था। मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 5 कोबरा की विष ग्रंथि निकाल ली गई थी। बाकी शेष 4 सांप विषैले नहीं थे। डेप्यूटी CVO के पैनल ने मेडिकल परीक्षण किया। मालूम हो किसी भी सांप की विष ग्रंथि निकालना क्रूरता की श्रेणी में आता है। इसके लिए 7 साल की सजा का प्रावधान है। न्यायालय की अनुमति के बाद सांपों को जंगल में छोड़ा गया। तो ये पूरा मामला आपको समझा देते हैं। नोएडा पुलिस ने रेप पार्टी में सांप के जहर के इस्तेमाल के मामले में FIR दर्ज की है। इस केस में यूट्यूबर एल्विश यादव भी आरोपी है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ शामिल हैं। पुलिस को राहुल नाम का जो आरोपी है, उसके पास से 20 ml जहर भी मिला था। और बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर समेत पूरे प्रदेश को एक बड़ी सौगात दी है, जो कि पर्यटन के क्षेत्र में आने वाले समय में एक मील का पत्थर साबित होगी। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बोट्स राइडिंग और जेट स्कीइंग की शुरुआत कर यमुनानगर को बड़ी सौगात देने का काम किया। मुख्यमंत्री ने खुद दोनों बोट का आनंद भी लिया। उनके साथ पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पर्यटन की दृष्टि से हथनीकुंड बैराज को बढ़ावा देने के लिए ये शुरुआत की गई है। हथनीकुंड में मोटरबोट का रिबन काटकर मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यहाँ से उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तर प्रदेश की तरफ रास्ते निकलते हैं और सैलानी यहीं से गुजरते हैं, जिसकी दृष्टि से हथनीकुंड क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने की जरूरत है और इसीलिए इसकी शुरुआत की गई है। इसके अलावा अटल पार्क की शुरुआत भी यहाँ पर की जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि इसे देखकर डर जरूर लगता है, लेकिन जब इसका आनंद लेते हैं तो अलग ही मजा है। गेट ऑफ हिमाचल के नाते से पिंजौर एक ऐसा स्थान है कि वहाँ बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोजेक्ट और अच्छा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा। इसी प्रकार दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ हथनीकुंड में आज ये जो हम देख रहे हैं कि बोट राइडिंग और दूसरा जेट स्कीइंग, तो ये दोनों चीज़ें, ये वाटर बॉडी हमारी यहाँ ये हथनीकुंड का जो बैराज है, इस नाते से बहुत अच्छा ये स्पॉट है। तो टूरिज्म के नाते से इससे पहले भी हमने मोरनी में टिकर ताल में इस कार्यक्रम को शुरू किया था, लेकिन वो छोटी लेक है। ये लेक बड़ी है, वाटर बॉडी ज़्यादा बड़ी है। इस समय बहुत सक्सेसफुल ये कार्यक्रम चलेगा और नेशनल हाईवे के ऊपर ये भी एक प्रकार से हिमाचल का, उत्तराखंड का ये रास्ता है। तो यहाँ पर एक टूरिज्म का अच्छा केंद्र ये बने, इस नाते आज शुरू किया है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि पानी के अंदर राइडिंग करना ये ठीक है कि पहली बार जब करते हैं तो थोड़ा सा आदमी को लगता ही है कि कहीं ऐसा ना हो कि उलट पुलट हो जाए। वहीं जात पात की राजनीति पर उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जात पात की राजनीति ही करती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उनके लिए जात पात में सिर्फ 2 ही वर्ग हैं, जिसमें अमीर और गरीब वर्ग है। उनका एक ही लक्ष्य है कि गरीब और अमीर वर्ग की खाई को किस तरह से खत्म किया जाए।
तो हरियाणा के लिए पर्यटन के नजरिए से अगर इस कदम को देखेंगे तो बैराज पर पानी का मनमोहक दृश्य और कई देशों से सैर कर वहां पहुंचने वाले पक्षियों को देखने के लिए लोग जरूर पहुंचते हैं। लेकिन अब वाटर बोट भी यहां पर शुरू हो गई है, जिसके बाद यहां सैलानियों का जमावड़ा लगने की उम्मीद है। यानी पर्यटन में अब हरियाणा और ज्यादा आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर में कई जनसंवाद कार्यक्रमों को भी संबोधित करते नजर आए। यहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और उनका मौके पर निपटारा भी किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। हथनीकुंड बैराज पर मोटर बोट का शुभारंभ और कलेसर उद्यान में कोरोना काल के बाद से बंद पड़ी जंगल सफारी की शुरुआत कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रतापनगर, छछरौली और जगाधरी में जनसंवाद कार्यक्रम किए। प्रतापनगर में जनसंवाद के दौरान खनन का मुद्दा उठा। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारी से पूछा तो माइनिंग अधिकारी स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दे पाए। यहाँ इस सभा का विषय नहीं है, यहाँ तो सिर्फ प्रतापनगर और आसपास के गांव के लोग, ताकि यहाँ जो अधिकारी हैं वो सुनेंगे तो कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। तिवाड़ी वाले मामला तो लिख के मुझे दोगे, मैं फिर बात करके आपको बताऊंगा, ठीक है? हाँ, इनको कागज दे दो, इनको जो समस्या है कागज दे दो, लिख जरूर देना क्या समस्या है, खाली वो मत दे देना। प्रतापनगर में जनसंवाद के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने छछरौली में जनसंवाद किया। यहाँ भी उन्होंने लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी कि पटियाला से पहवा, पहवा से कुरुक्षेत्र और यमुनानगर तक के 4 लेन की रोड को लेकर केंद्र सरकार से बात हुई है। केंद्र सरकार आने वाले वक्त में इस रोड का निर्माण करवाएगी। अगर 6 महीने में NHAI इसका निर्माण नहीं करवाती है तो राज्य सरकार स्टेट हाईवे के तौर पर इस सड़क का निर्माण करवाएगी। तो मुख्यमंत्री की तरफ से जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी और नागरिकों की समस्याएं करीब से जानने के लिए शुरू किए गए जनसंवाद कार्यक्रम की अगर बात करें तो इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि राज्य सरकार के लिए नागरिकों की समस्याओं और उनकी मांगों का समाधान सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता है और इसी कड़ी में वो लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी फरीदाबाद पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की तो कई मुद्दों को लेकर वो खुलकर अपनी बात रखते सामने आए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद नायब सैनी लगातार हर जिले में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष फरीदाबाद पहुंचे, जहां दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि फरीदाबाद की सरदारी ने उन्हें जो पगड़ी पहनाई है और जो सम्मान दिया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उन पर विश्वास जताते हुए जो जिम्मेदारी दी है वो उसे निष्ठा के साथ निभाएंगे। इसके अलावा नायब सैनी ने फिर से 10 की 10 सीट जीतने का दावा किया है। 10 की 10 लोकसभा की सीटें कमल का फूल खिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा 2019 की तरह 2024 में भी मजबूत करेगा और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। नायब सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने कहा था कि यह सरकार गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में केंद्र और प्रदेश की सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए बहुत काम किए हैं। तो नायब सैनी ने प्रदेश और केंद्र की सरकार की तुलना पूर्व की सरकारों से करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारें सिर्फ चुनावी समय पर ही गरीबों की बात करते थे, लेकिन केंद्र और प्रदेश की मौजूदा सरकार ने दूर दराज के गरीबों को ढूंढकर उन तक जनहित की जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाने का काम किया है। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम मनोहर सरकार लगातार कर रही है।
और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान एक बार फिर से सरकार पर बरसते नजर आए हैं। सोनीपत में वो पहुंचे और यहां पर उन्होंने कई मुद्दों को लेकर खुलकर बातचीत की है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान सोनीपत में अनुसूचित जाति सम्मेलन में पहुंचे। कार्यक्रम से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदूषण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। वहीं राजकुमार सैनी पर जातिगत राजनीति करने का आरोप लगाया और प्रदेश में जो जातिगत बात करेगा उनके दिन गर्दिश में हैं, ये बात भी कही। उदय भान ने कहा कि ऐसे लोग निश्चित तौर पर नीचे जाएंगे। देखिए, प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे एनसीआर के लिए और इस पर सभी राजनीतिक दलों को अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठ करके बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर कोई जाति की बात करता है तो उसको पूरी तरह से प्रदेश ने नकारने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के संगठन को लेकर उदय भान ने कहा कि कांग्रेस का संगठन घर घर तक पहुंच चुका है। वहीं केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बातों के घोड़े छोड़ने से काम नहीं चलता, जमीन पर आकर काम करना होता है। इसके अलावा अलग अलग डिप्टी सीएम बनाने के भूपेंद्र हुड्डा के बयान पर उन्होंने कहा कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन कैबिनेट मंत्री बनेगा और कौन राज्य मंत्री बनेगा, ये बात की बातें हैं, अभी ऐसी कोई बात नहीं। उससे पहले जब राहुल जी की पदयात्रा निकली थी, जब पानीपत में जो अभूतपूर्व रैली हुई, पूरा हरियाणा जो सड़कों पर निकल के आया, बगैर संगठन के नहीं। अगर संगठन नहीं होता तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी और जेजेपी और इनेलो के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री 33 हमारी पार्टी में शामिल नहीं होते। उन्होंने कथित शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला और खनन घोटाले को लेकर एक बार फिर से हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी मामलों में एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन किसी की भी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। ये सरकार घोटालों की सरकार है। तो उदय भान जब भी जहां पर भी जाते हैं, पत्रकार उनसे एक सवाल जरूर पूछते हैं और वो होता है संगठन से जुड़ा हुआ। उदय भान ने एक बार फिर से कहा है कि कांग्रेस का संगठन घर घर तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस का संगठन नहीं होता तो सोनीपत में रैली नहीं होती। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हरियाणा के अलग अलग जिलों में हुए हैं। राहुल गांधी की पदयात्रा के दौरान पानीपत में ऐतिहासिक रैली भी हुई और यह सब संभव हो पाया तो फिर मजबूत संगठन की वजह से ही संभव हो पाया। और अंबाला के दुखेड़ी गांव के लोग इस समय बहुत दुखी हैं और परेशान भी हैं। इसकी वजह है एक साइको क्रिमिनल जो कि रात को आता है और महिलाओं पर हमला करके फरार हो जाता है। अंबाला के गांव दुखेड़ी में इन दिनों दहशत का माहौल बना हुआ है। आधी रात के बाद एक व्यक्ति सफेद धोती कुर्ता पहने हुए और सिर पर लोहे का जाल का हेलमेट लगाकर नंगे पांव घरों में घुसता है और घर में सो रही महिलाओं पर वार कर देता है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति पहले मंदिर और खेड़े में दिया जलाकर पूजा करता है और उसके बाद लोगों के घरों में घुसकर महिलाओं पर हमला कर देता है और उनके सामने ही गायब हो जाता है। गांव में दहशत फैलाने वाले शख्स की तस्वीर गांव के चौक चौराहों पर लगी सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि उसका घर गांव के कॉर्नर पर है और वो अपने घर के पास बने शमशान घाट में उस व्यक्ति को घुसते देख चुका है। ग्रामीणों ने उसका पीछा किया लेकिन वहां लगी गाड़ियों में वो गायब हो गया। वो काले कपड़े मुंह से लपेट कर रखा, कैबरी ही पहन रहा और बच्चे भागा भी उसके पीछा अड़ोप हो जाओ एकदम। कई दिन से गोमा पैरा भी ले रखा सरपंच ने और वैसे भी लोग पैरा दे रहे उसका और कई और तब झपट मार ली उसने। गांव के लोग काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि इस व्यक्ति ने सफेद कमीज और सफेद धोती पहनी हुई है और ये किसी की पकड़ में नहीं आ रहा। फिलहाल गांव में डर का माहौल है और ग्रामीणों ने ठीकरी पहरा लगाना शुरू कर दिया है। तो इस साइको की टेक्निक को समझिए। 26 अक्टूबर की रात को यह पहली बार गांव में घुसता है। गांव में एक घर में घुसा और जैसे ही घर वालों ने शोर मचाया तो वहां से भाग गया। फिर दूसरे घर में भी घुसा, इसकी हिम्मत देखिए, और शोर शराबा वहां पर भी हुआ तो यहां से भी गायब हो गया। इसके बावजूद भी ये तीसरे घर में जाता है, वहां पर लाइटें बंद कर देता है और जो महिला वहां पर सो रही थी उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाता। एक बार फिर से ये लौट कर आता है गांव में 28 तारीख को और फिर वहां पर एक
एक महिला के ऊपर हमला करके फरार हो जाता है। और अब बात करते हैं खेल जगत की, तो क्रिकेट में वनडे रैंकिंग जो है वो ताजा जारी की गई है और इसमें एक बार फिर से भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल रहा है और नंबर 1 पर शुभमन गिल पहुंच चुके हैं बाबर आजम को पछाड़कर। भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन गए हैं। आईसीसी की तरफ से जारी की गई लेटेस्ट वनडे रैंकिंग के मुताबिक वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल अब दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले तक वनडे फॉर्मेट में नंबर 1 का ताज पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के सिर पर सजा हुआ था। हालांकि अब शुभमन गिल ने बाबर आजम को पीछे छोड़ते हुए आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 पर पोजीशन जो है उस पर कब्जा कर लिया है। शुभमन गिल पिछले 1 साल से बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे हैं। उन्होंने वनडे, टेस्ट और T20 तीनों ही फॉर्मेट में कमाल का प्रदर्शन किया है। वनडे फॉर्मेट में शुभमन गिल ने लगातार इतना शानदार प्रदर्शन किया कि भारतीय टीम मैनेजमेंट को शिखर धवन जैसे धांसू खिलाड़ी को भी नजरअंदाज करना पड़ा। इस वर्ल्ड कप में भी गिल अपना बेहतरीन फॉर्म लेकर आए हैं, लेकिन आईसीसी की वनडे रैंकिंग में सबसे ऊपर बाबर आजम बैठे हुए थे। वर्ल्ड कप मैचों के दौरान बाबर आजम का बल्ला कुछ खास नहीं चला और शुभमन गिल ने कई बार अच्छी पारियां खेली, जिसका असर आईसीसी की वनडे रैंकिंग में देखने को मिला है। अब वनडे रैंकिंग के मामले में शुभमन गिल के पास 830 अंक हैं, वहीं दूसरे नंबर पर मौजूद बाबर आजम के पास 824 अंक हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक हैं, जिनके पास 771 अंक हैं। इन तीनों के अलावा विराट कोहली ने भी इस वर्ल्ड कप में 500 से ज्यादा रन बनाकर आईसीसी वनडे रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। विराट कोहली अब रोहित शर्मा और डेविड वार्नर को पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर आ गए हैं। तो वर्ल्ड कप चल रहा है और इस वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम के लिए बहुत सारी अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। रैंकिंग के हिसाब से भी शुभमन गिल ने बाबर आजम को पछाड़ दिया, 830 अंक हैं। दूसरे नंबर पर मौजूद बाबर आजम की अगर बात करें तो उनके पास 824 अंक है, यानी 6 अंकों से यहां पर शुभमन गिल आगे हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक हैं। विराट के पास आईसीसी के वनडे रैंकिंग की अगर बात करें तो 770 अंक है। इसका मतलब विराट डिकॉक से ज्यादा पीछे नहीं है और कुछ अच्छी पारियों के बाद विराट आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 3 पर भी आ सकते हैं। फिलहाल वो चौथे नंबर पर हैं। तो ये वो तमाम खबरें रहीं जो दिन भर की सुर्खियां बनी रही हैं और इन्हीं पर हमने रोशनी डाली। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।